बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को वतन लौटे पूरे 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उससे पहले ही उन्हें जान से मारने की धमकियां और वापस भेजने की साजिशें शुरू हो गईं। ये खबर सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये हमारे पड़ोसी बांग्लादेश का वो असली और डरावना चेहरा है जो बताता है कि वहां सरकारें भले ही बदल जाएं, लेकिन खून खराबे वाली राजनीति कभी नहीं बदलती। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद तारिक अपने वतन लौटे हैं, लेकिन वेलकम के साथ साथ उन्हें डेथ वार्निंग भी मिल गई है। जमाते इस्लामी से जुड़े बैरिस्टर शहरयार कबीर ने तारिक को खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने भारत के साथ कोई डील की है तो उनकी मौत करीब है। 25 दिसंबर 2025 को जब तारिक रहमान की फ्लाइट ढाका में उतरी तो समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन कट्टरपंथी ताकतें उनकी हर सांस गिन रही हैं। तारिक रहमान ने ढाका में कदम रखते ही सियासी समीकरण बदल दिए, लेकिन उनका लौटना एक राजनीतिक वापसी नहीं है, बल्कि बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव में अगर तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी की सरकार बनती है तो भारत के लिए राहत की सांस हो सकती है, लेकिन इस रास्ते में जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतें खड़ी हैं जो तारिक को भारत का एजेंट बताकर उन्हें खत्म करने की धमकी दे रही हैं। बैरिस्टर शहरयार कबीर की धमकी सिर्फ एक व्यक्ति की बकवास नहीं है, ये जमाते इस्लामी की पूरी रणनीति का हिस्सा है। शहरयार ने बिना किसी सबूत के दावा किया कि तारिक रहमान भारत के साथ बैकडोर डील करके आए हैं और अपने पिता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तारिक के पिता की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो तलपत्ती द्वीप भारत को देने से मना कर रहे थे। ये दावा पूरी तरह से झूठा है क्योंकि जियाउर रहमान की हत्या उनकी अपनी ही सेना के अफसरों ने की थी। जमाते इस्लामी की असली चिंता यह है कि तारिक रहमान ने उनके साथ गठबंधन से मना कर दिया है। तारिक ने साफ कर दिया है कि वो जमात के साथ नहीं चलेंगे। इससे जमात की सियासी जमीन कमजोर हो रही है और इसीलिए वो तारिक को डराने के लिए भारत कनेक्शन का झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये रणनीति पुरानी है। किसी भी नेता को खत्म करने के लिए पहले उसे भारत का एजेंट बता दो, फिर धार्मिक कट्टरपंथियों को उसके खिलाफ भड़काओ। ये वही आरोप हैं जो पहले शेख हसीना पर भी लगे थे। हालांकि तारिक अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं। तारिक रहमान 20 नवंबर 1965 को ढाका में पैदा हुए थे। उनके पिता जनरल जियाउर रहमान बांग्लादेश के छठे राष्ट्रपति और बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, जिन्हें 1971 की आजादी की लड़ाई में बहादुरी के लिए वीर उत्तम सम्मान मिला था। उनकी मां खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और 3 बार ये पद संभाला। तारिक ने 1994 में रेयर एडमिरल महबूब अली खां की बेटी जुबैदा रहमान से शादी की, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं। उनकी एक बेटी जायमा रहमान है जो बैरिस्टर हैं। लेकिन तारिक की जिंदगी में सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब 30 मई 1981 को चिटगांव में सेना के कुछ अफसरों ने उनके पिता जियाउर रहमान की हत्या कर दी। यह हत्या सर्किट हाउस में रात के वक्त हुई, जहां वो बीएनपी की अंदरूनी राजनीति सुलझाने गए थे। इसने तारिक की जिंदगी और बांग्लादेश की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। 2007 में भ्रष्टाचार के आरोप में तारिक को गिरफ्तार किया गया और जेल में 1 साल तक रखा गया। तारिक ने दावा किया कि हिरासत में उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी को गंभीर चोट पहुंची। उनके वकील ने अदालत में बताया कि गिरफ्तारी के समय वो पूरी तरह फिट थे, लेकिन प्रताड़ना के बाद शारीरिक रूप से विकलांग हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें रिहा करने की शर्त यह थी कि वो राजनीति छोड़ दें। 2008 में इलाज के नाम पर उन्हें लंदन जाने की इजाजत मिली और फिर वो कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद जब शेख हसीना सत्ता में आई तो उन्होंने हजारों बीएनपी सदस्यों को जेल में डाल दिया। तारिक की गैर मौजूदगी में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, खासकर 2004 में शेख हसीना की रैली पर हुए हमले को लेकर, जिसमें तारिक पर आरोप लगा कि उन्होंने ही ये साजिश रची थी। ठीक वैसा ही अब शेख हसीना के साथ भी हो रहा है। उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। लंदन में तारिक ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक बहुत लो प्रोफाइल जिंदगी जी, लेकिन वो वहां से ही बीएनपी की राजनीति को चला रहे थे और फरवरी 2018 से वो बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन बन गए। शेख हसीना के 5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर भागने के बाद बांग्लादेश में सियासी शून्य पैदा हो गया है।
अब फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों में तारिक रहमान की बीएनपी को सबसे बड़ी पार्टी माना जा रहा है और उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। 25 दिसंबर को ढाका एयरपोर्ट पर जब उतरे तो लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया। अपने पहले भाषण में तारिक ने कहा कि हम एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जहां हर महिला, पुरुष और बच्चा घर से निकले और सुरक्षित वापस आए। भारत के लिए ये बेहद अहम है, क्योंकि शेख हसीना के शासन में भारत बांग्लादेश के रिश्ते बहुत मजबूत थे। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर गहरी साझेदारी थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखाया और भारत से दूरी बना ली। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज हो गए और कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हुईं। अब भारत के लिए राहत की बात यह है कि तारिक रहमान ने यूनुस सरकार के विदेश नीति फैसलों का विरोध किया है और जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन से भी इनकार कर दिया है। तारिक ने साफ शब्दों में कहा कि ना दिल्ली, ना पिंडी, ना कोई और देश, बांग्लादेश फर्स्ट। ये नीति भारत के लिए यूनुस की पाकिस्तान झुकाव वाली नीति से तो बेहतर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्वस्थ चल रही खालिदा जिया की बीमारी पर चिंता जताई और भारत की मदद की पेशकश की, जिसका बीएनपी ने दिल से धन्यवाद दिया। ये पहली बार था जब दोनों के बीच राजनीतिक नजदीकी के संकेत मिले। शेख हसीना ने नवंबर 2025 में एक इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि वो तभी बांग्लादेश लौटेंगी जब वहां पूरी तरह से लोकतंत्र बहाल हो, आवामी लीग से बैन हटे और निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन हकीकत यह है कि यूनुस सरकार ने आवामी लीग पर बैन लगाया हुआ है और उनके हजारों समर्थक जेलों में हैं। अब तारिक रहमान की वापसी और उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना ने शेख हसीना की राजनीतिक वापसी को और मुश्किल बना दिया है। अगर फरवरी 2026 के आम चुनाव में बीएनपी सत्ता में आती है तो शेख हसीना के लिए वापसी का रास्ता और सकरा हो जाएगा। हालांकि शेख हसीना ने चेतावनी दी है कि अगर आवामी लीग को चुनाव से बाहर रखा गया तो लाखों समर्थक वोट का बहिष्कार करेंगे और देश में अशांति फैल सकती है। अगले 2 महीने बांग्लादेश के लिए बेहद अहम है। चुनाव से तय होगा कि बांग्लादेश किस दिशा में जाएगा, कट्टरपंथी ताकतों की तरफ या फिर मॉडरेट राजनीति की तरफ। तारिक रहमान ने अपनी पहली रैली में कहा कि मेरे पास एक योजना है और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हवाला देते हुए एकता की बात की। उन्होंने सभी धर्मों और क्षेत्रों के लोगों को साथ लेकर चलने की बात कही, लेकिन उनके लिए खतरे भी कम नहीं है। जमाते इस्लामी जैसी ताकतें उन्हें खत्म करने पर तुली हैं। यूनुस सरकार ने उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और तारिक ने लैंडिंग के बाद यूनुस को फोन करके धन्यवाद भी दिया। तारिक फिलहाल बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूम रहे हैं और उनकी सुरक्षा काफी कड़ी है। भारत के लिए भी ये एक परीक्षा की घड़ी है। अगर तारिक सत्ता संभालते हैं तो भारत बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार हो सकता है, लेकिन अगर चुनाव से पहले कुछ गड़बड़ होती है तो पूरा देश और अस्थिर हो सकता है। 17 साल का वनवास खत्म करके तारिक रहमान वतन तो लौट आए हैं, लेकिन क्या वो उस खूनी इतिहास को बदल पाएंगे जिसने उनके पिता की जान ली थी? बुलेट प्रूफ गाड़ी और सख्त सुरक्षा के बीच उनका ये सफर सिर्फ चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की आत्मा को कट्टरपंथियों के चंगुल से बचाने की जंग है। जमाते इस्लामी की धमकियां साफ बता रही हैं कि रास्ता आसान नहीं है। अगले 2 महीने तय करेंगे कि बांग्लादेश जिन्ना के रास्ते पर जाएगा या बंगबंधु और जियाउर रहमान के सपनों का बांग्लादेश बनेगा। फिलहाल ढाका की हवाओं में बारूद और उम्मीद दोनों की गंध एक साथ महसूस की जा सकती है।